नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टॉक एनालिसिस के क्लास में। आई होप आप सभी लोगों को मेरी पिछली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कंपनी का बैलेंस शीट रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ये पता चलता है, और वही बैलेंस शीट से हमें कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारियों के बारे में पता चलता है। और दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसे एक अलग स्टेटमेंट माना जाता है। और वही बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की कंडीशन में क्या क्या बदलाव हुआ है ये बताता है। इससे ये पता चलता है कि कोई कंपनी फाइनेंशियल तरीके से किस तरह बदल रही है या बदलती रही है। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है, क्योंकि बैलेंस शीट रिपोर्ट को समझने के लिए आपको एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है ये पता होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट वो चीज होता है जो आपको पैसा कमा कर देता है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपका लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन आपके एसेट्स हैं, या फिर आपके पास कोई गाड़ी है जिसे आप किराए पर देते हो और वहां से पैसा आता है, तब वो गाड़ी आपका एसेट कहलाता है। नहीं तो अगर आपका गाड़ी आपके घर में पड़ा है तो वो एसेट नहीं कहलाएगा। वैसा ही बिल्कुल आपका घर भी है, मतलब कि जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका एसेट नहीं कहलाएगा। कोई घर एसेट तब कहलाता है जब उसे हम किराए पर दे देते हैं और वो घर आपको पैसा कमा कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में वो एसेट कहलाएगा। तो वैसा ही बिल्कुल कंपनीज के भी कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे कि मशीन, फैक्ट्री, कैश और कंप्यूटर्स वगैरह। तो ये था एसेट का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज एक तरह का जिम्मेदारी होता है जिसे पूरा करना जरूरी हो जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कर्जे को ही हम लायबिलिटीज कहते हैं, जिसे फ्यूचर में आपको चुकाना ही पड़ेगा। जैसे कि लोन वगैरह, या आपका अपना घर जहां आप रहते हो वो भी एक लायबिलिटीज ही होता है, क्योंकि आपके अपने घर से कोई पैसा नहीं आ रहा होता है, उल्टा हर साल उसकी मरम्मत में खर्चा होता है। तो वैसा ही बिल्कुल कंपनीज के भी कुछ लायबिलिटीज होती ही हैं। तो ये था लायबिलिटीज का एक्सप्लेनेशन। अब फिर से चलते हैं बैलेंस शीट रिपोर्ट की तरफ। तो बैलेंस शीट रिपोर्ट में दो ही हिस्से होते हैं, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटीज। सबसे पहले हम लायबिलिटीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है शेयर कैपिटल, और इसे हम शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं। दोस्तों, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वहां से जो भी फंड आता है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। और कंपनी जितने भी शेयर्स जारी करती है आईपीओ के समय, तो जब हम लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं और कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें भी मिलता है, या तो डिविडेंड के जरिए या फिर उस शेयर का प्राइस बढ़ जाए तब। तो इन दोनों केस में पैसा कंपनी के पास से जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीसी कंपनी का शेयर कैपिटल साल दर साल इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने हिस्सेदारी को और बढ़ा रही है, मतलब बेच रही है। और वही अगर शेयर कैपिटल स्टेबल होता है, जैसे कि ये है एमआरएफ कंपनी, तो इसका शेयर कैपिटल स्टेबल है, तो एक्सपर्ट इसे अच्छा ही मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व। तो रिजर्व उस फंड को कहते हैं जो कंपनी किसी खास काम के लिए बचा कर रखती है, जैसे कि कंपनी को आगे चलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, या फिर किसी खराब सिचुएशन में अगर कंपनी को पैसे की जरूरत हो तो कंपनी यहीं से पैसा लेती है। और ये वो फंड होता है जो शेयर होल्डर्स का होता है, लेकिन कंपनी इसे बांट नहीं सकती। और ज़्यादातर ये पैसा शेयर प्रीमियम से जुटाया हुआ पैसा रहता है। शेयर प्रीमियम क्या होती है ये मैंने फेस वैल्यू वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर वीडियो का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बोरोइंग, मतलब कंपनी ने अगर मार्केट से या बैंक से पैसा उठाया है तो उसे हम बोरोइंग कहते हैं। इस फंड को इक्विटी कैपिटल यानी शेयर कैपिटल से अलग रखा जाता है, क्योंकि ये पैसा कंपनी किसी दूसरे इंसान से या बैंक वगैरह से लेती है। ये भी एक कर्जा ही होता है, जो कि कंपनी में ज़्यादा होना सही नहीं माना जाता। इसके बाद नेक्स्ट है अदर लायबिलिटीज़। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेएबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। तो ये वो कर्जा होता है जो कंपनी लंबे समय तक होल्ड करके रखती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज़। ये वो कर्जा होता है जो कंपनी को करंट ईयर यानी कि एक साल के अंदर पूरा करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल।
तो कंपनी जब कुछ सामान खरीदती है और उसका भुगतान करना बाकी रहता है तो उसे ट्रेड पेएबल कहते हैं। नेक्स्ट है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। तो जब कंपनी अपने कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लेती है और सामान या सर्विस प्रोवाइड नहीं की होती है तो उस फंड को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। और जब कंपनी अपना प्रोडक्ट भेज देती है तो वो इसे रेवेन्यू सेक्शन में ऐड कर देती है। तो दोस्तों ये था लायबिलिटीज़ का सेक्शन। अब बात करते हैं एसेट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फिक्स्ड एसेट दिख रहा है। तो जैसा कि लायबिलिटीज़ वाले पार्ट में हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जाना था, तो वैसा ही ये भी नॉन करंट एसेट्स है जिसे हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। मतलब कि कंपनी का वो संपत्ति जो 1 साल से भी ज़्यादा समय तक फायदा पहुंचा सकता है। दूसरे तरीके से समझा जाए तो फिक्स्ड एसेट वो होता है जिसे आसानी से बेचा नहीं जा सकता या जिसके बदले तुरंत कैश नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड, ज़मीन, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीन, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, रेलवे साइट्स, गाड़ियाँ और भी अदर एसेट्स। तो ये सब जो आइटम्स हैं वो कंपनी के लिए ज़रूरी हैं और कंपनी को पैसा कमा कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है CWIP, मतलब कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये नॉन करंट एसेट्स में आता है। मतलब कि कंपनी की कोई ऐसी बिल्डिंग या मशीन्स जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं हुई रहती, तो उसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, जो कि नॉन करंट एसेट्स में आता है। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कि कंपनी ने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्ट किया है उसका अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अदर एसेट्स। इसके अंदर कंपनी के बाकी एसेट्स आ जाते हैं, जैसे कि इन्वेंट्रीज, यानी कि कंपनी का माल, प्रोडक्ट्स, ये सब। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, जो कि एक करंट एसेट होता है। नेक्स्ट है कैश, जिसका मतलब कंपनी के पास कितने नगद रुपए हैं। उसके बाद है लोन एंड एडवांस, मतलब कर्जा लेकर जो पैसा आया है या फिर एडवांस के तौर पर जो भी पैसा आया है वो सब। और लास्ट में है टोटल एसेट्स। अब इसके बाद आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब आप यहाँ देखोगे तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ का फिगर अमाउंट सेम ही है। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, कंपनी अपना हर एसेट या तो मालिक के पैसे से खरीदता है या फिर किसी लायबिलिटीज से। और बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मतलब एसेट और लायबिलिटीज दोनों बराबर होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज का अमाउंट सेम दिखता है। तो दोस्तों ये था बैलेंस शीट रिपोर्ट की जानकारी। आई होप आपको आज की वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर देवें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।